जहां पर फ्रिक्शन जरूरी नहीं है, इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें फ्रिक्शन को घटाने की जरूरत पड़ती है, वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, वहां पर हमें फ्रिक्शन को हटाना होता है। तो चलो हम ये सीखते हैं कि हम फ्रिक्शन को हटाएंगे कैसे। हमने यहां पर सीखा कि हम फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे कैसे। कैसे बढ़ाएंगे? हम जितना ज्यादा सरफेस को रफ करेंगे, खुरदुरा करेंगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम सीखेंगे कि हम फ्रिक्शन को घटाएंगे कैसे। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड? तुमने देखा होगा कि जब बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है पूरा, उस पर पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि जो उनका स्ट्राइकर है ना, वो कैरम बोर्ड के डायरेक्ट टच में ना आए, और अगर डायरेक्ट टच में नहीं आएगा तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा तो ये स्ट्राइकर यहीं जाके रुकेगा नहीं। ये पाउडर लगने की वजह से फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाता है, मतलब जीरो तो नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये स्ट्राइकर आसानी से यहां स्लाइड करेगा, यहां स्लाइड करेगा, यहां स्लाइड करेगा, आसानी से फिसलने लगता है। ठीक है, इसी के लिए बच्चे कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर का यूज करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को हटा सके और उनका स्ट्राइकर जो है वो आसानी से मूव कर सके। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly। तुमने देखा होगा जो आपके दरवाजों के ज्वाइंट्स होते हैं, जो आप कह सकते हो, जो ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप दरवाजे का, ये जो पेच होता है, ठीक है, इसमें हम समय समय पर तेल, ऑयल देते रहते हैं ताकि ये जो दरवाजा है ये आसानी से स्मूथली खुले और स्मूथली बंद हो जाए। अ बाइसाइकिल एंड मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स। अब जो साइकिल के मैकेनिक्स होते हैं या जो गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं ना, वो गाड़ियों या बाइसाइकिल के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये साइकिल है ना, ये देख पा रहे हो, ये पहिया है और पहिए के बीच में ये वाली जो जगह है ना, ये मूविंग पार्ट कहलाती है। और आप देख रहे हो ये पैडल है, पैडल को भी बीच में मूविंग पार्ट होता है, बैरिंग लगी हुई होती है, वो अंदरूनी चीज है, आपने शायद नहीं देखी होगी। आप बस इतना जानो कि यहाँ इस साइकिल में मूविंग पार्ट्स कौन कौन सी, जैसे देखो ये मूविंग पार्ट्स है, देखो ये मूविंग पार्ट्स है, पिछले वाले भी टायर का ये मूविंग पार्ट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है भाई? ग्रीस एक केमिकल होता है। अगर हम किसी भी दो चीजों के बीच में लगा दें ग्रीस को, तो क्या करता है ग्रीस? ग्रीस उन दोनों चीजों में फ्रिक्शन को घटाता है, और जिसकी वजह से हमारी साइकिल में, हमारी गाड़ियों में आवाज नहीं आता। ठीक है, बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स इन ऑल द अबव केसेस। ये जो सारे एग्जांपल्स हमने देखे, चाहे कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कने की बात हो, चाहे दरवाजों में ऑयल अप्लाई करने की बात हो, या अपने साइकिल में, अपनी गाड़ियों में हम ग्रीस लगवाते हैं, तो इन सारे केसेस में क्या है? वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इन सारे एग्जांपल्स में हम फ्रिक्शन को घटा रहे हैं। हम क्यों घटा रहे हैं? ताकि हमारा काम जो है काफी मेहनत से जो होने वाला था, अब वो हम काफी आसानी से कर पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, जब जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये दोनों सरफेस अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तब तो भाई फ्रिक्शन क्रिएट होगा और ये दोनों चीजें आसानी से मूव नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसे ही हम ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ग्रेफाइट का मतलब वही सफेद कलर का जो पाउडर होता है जो हम कैरम बोर्ड में छिड़कते हैं, ठीक है, तो ऑयल लगा ले हम या ग्रीस लगा ले या ग्रेफाइट लगा लेना, वो क्या करता है, जैसे ही दो सरफेसेस के बीच में हम इनको अप्लाई करते हैं, ये एक पतली सी लेयर बन जाती है। आप देख रहे हो एक थिन लेयर बन गई है, जिसकी वजह से दो सरफेसेस आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहते, और कांटेक्ट में नहीं रहेंगे भाई तो एक दूसरे को रगड़ेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, और ये चीजें आसानी से चलती रहेंगी। समझ गए? इसलिए ऑयल का यूज होता है, इसलिए हम अपनी गाड़ियों में ग्रीस लगाते हैं, ताकि दो मूविंग पार्ट्स के बीच में
एक थिन, एक पतली सी लेयर बन जाए और वो लेयर आसानी से उन दोनों चीजों को मूव करने में मदद करे, फ्रिक्शन को घटाए। समझ गए? चलो, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन ऑयल, इन तेल को लगाने का या ग्रीस को लगाने से, या जो ग्रेफाइट, जो हम पाउडर का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझ लो ये आपका स्ट्राइगर है और ये आपका कैरम बोर्ड है। अगर हम इस पाउडर को ना लगाएं इस कैरम बोर्ड के ऊपर, तो आप देखोगे ये जो स्ट्राइगर है ये कैरम बोर्ड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे हमारा स्ट्राइगर बहुत दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच में, स्ट्राइगर और कैरम बोर्ड के बीच में हमने ये पाउडर लगा दिया, तो पाउडर की एक पतली सी लेयर बन जाती है जो स्ट्राइगर को फिसलने में मदद करती है। कैसे फिसलने में मदद करती है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। समझ गए? मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। चलो, तो इसी की वजह से ये स्ट्राइगर आसानी से मूव करने लग जाता है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन को घटाते हैं, चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे वो ग्रीस हो गया, चाहे वो व्हाइट पाउडर हो गया, इन तीनों चीजों को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कई कई ऐसी भी मशीनें हैं जहां पर ऑयल को हम नहीं लगा सकते। जैसे हम अपनी साइकिल में तो तेल लगा देते हैं और हमारी साइकिल स्मूथली चलने लगती है, लेकिन कई ऐसी भी मशीनें होती हैं जहां पर हम ऑयल का यूज नहीं कर सकते। हम वहां पर क्या यूज करते हैं? एन एयर क्यूशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। चलो, हम क्या करते हैं? एयर क्यूशन। क्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले आप ये जान लो। तकिया, तकिए में हवा भर देते हैं और दो मशीन्स के बीच में हम उस एयर क्यूशन को, उस हवा से भरी तकिए को रख देते हैं, जिससे दो मशीन आपस में, एन एयर क्यूशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम वहां पर क्या यूज करते हैं? हम एयर क्यूशन का यूज करते हैं। एयर क्यूशन क्या होता है? चलो, अब हम जैसे जान लेते हैं कि कोई दो सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस हो गई, एक सरफेस ये हो गई। अगर हम इन दोनों सरफेस के बीच में पाउडर नहीं लगा पाए, या हम ऑयल का यूज नहीं कर पाए, या हम ग्रीस नहीं लगा पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक हवा से भरी हुई तकिया, एयर क्यूशन, हम इन दोनों के बीच में रख देंगे, जिससे ये दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा और ये मशीन आसानी से चलता है, आसानी से मूव करने लग जाता है। तो समझ गए फ्रिक्शन घटा कैसे सकते हैं हम, और फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ बूझो, बूझो कुछ पूछ रहा है। बूझो पूछ रहा है कि कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। अगर कोई सरफेस है, बूझो पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल ये टेबल का एक सरफेस है, और इस टेबल के सरफेस को अगर हम बहुत ज्यादा पॉलिश कर दें, या इसे बहुत ज्यादा चिकना बना दें ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या कोई भी फिसलने वाली चीज लगाकर इस टेबल पर, हम इस टेबल के फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस टेबल पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना लगे? तो यहां पर पहले ही से बता रही है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। किसी भी सरफेस से पूरी तरीके से फ्रिक्शन को हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। क्योंकि कोई भी सरफेस हो वो पूरी तरीके से चिकना नहीं हो सकता है, क्योंकि सम इरेगुलरिटीज आर आल्सो देयर। चाहे कैसा भी सरफेस हो, उसमें थोड़ी बहुत तो रफनेस होगी ही, थोड़ा बहुत तो खुरदुरापन होगा ही, और जहां पर सरफेस रफ होता है वहां पर फ्रिक्शन लगता ही लगता है। कई सरफेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रफ होता है, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो रफनेस होती है वो कम होती है, तो वहां पर फ्रिक्शन भी कम लगता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 12.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। कैसे पहिए फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं। हमने देखा है कि कोई बैग है, जैसे ये एक लड़का है ना, आप देख रहे हो ये लड़के ने बैग लिया हुआ है। इस बैग को खींचना काफी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें पहिए लगे हैं। पहिए क्या काम करते हैं? पहिए फ्रिक्शन को कम करते हैं। आप देखो, पहिए तो आसानी से घूम जाएंगे, तो फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा, और हमें किसी भी चीज को खींचने में थोड़ी सी कम फोर्स लगानी होगी। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि कैसे व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम अटैचेस
एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। तुमने देखा ही होगा कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है, फिटेड विथ रोलर्स। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज। अब ये जो बैग्स होते हैं, ठीक है, इन बैग्स को बच्चे भी खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं? क्योंकि उसमें पहिए लगे हैं। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है कि किसी भी चीज में अगर हम व्हील्स लगा दें तो उसे खींचना आसान क्यों हो जाता है? लेट अस फाइंड आउट। हम इसी को पता करेंगे नाउ। बट बिफोर प्रोसीडिंग, एक एक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिविटी नंबर 12.4। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस फिगर को देखो, मैं आपको समझा देता हूं कि इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है। इस एक्टिविटी में आपको चेक करना है कि ऐसे अगर कोई भी चीज व्हील्स के थ्रू चलती है, अगर कोई भी चीज पहियों के बल पर चलती है, तो उस चीज को खींचना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहिए की वजह से फ्रिक्शन कम लगता है। आप क्या करो, आप एक बुक लो और बुक के नीचे ऐसे 3-4 पेंसिल्स लग दो, ठीक है। अब तुम बुक को पुश करने की कोशिश करो, तुम बुक को पीछे ढकेलने की कोशिश करो, तुम देखोगे तुम्हें काफी कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बुक के नीचे पहिए लगे हैं, ऐसे घूम घूम के वो चल रहे हैं। अब क्या करो, अब पेंसिल्स को हटा दो और अब डायरेक्टली इस बुक को टेबल पर रख दो और फिर इसे अपनी तरफ खींचो या अपने से दूर ढकेलो। तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इस बार पहिए नहीं है और आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लग रहा है इस बुक को धक्का देने में, है कि नहीं है? यस। तो इस एक्टिविटी से हमने जाना भैया कि व्हील्स क्या होते हैं, व्हील्स फ्रिक्शन को कम करते हैं। नाउ व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द सेंस, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले इन दोनों को अपने लैंग्वेज में समझ लो कि रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन नाम से ही क्लियर है। जैसे देखो, ये बैग है, ये बैग रोल कर रहा है, मतलब ये बैग है जो पहियों के दम पर चल रहा है, ठीक है। अब इस पहियों के घूमने की वजह से अब भी यहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन तो लग रहा होगा। तो अगर कोई भी सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर ऐसे घूम घूम कर पहियों के थ्रू चल रही है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पर डिफिनेशन दी गई है, आप आसानी से पढ़ सकते हो कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अगर कोई एक ऐसी चीज है, जैसे ये बैग ही है, अगर ये बैग इस जमीन के ऊपर रोल करता है, पहियों के थ्रू चलता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन इन पहियों को रोक रही है, हम जानते हैं फ्रिक्शन का क्या काम होता है, फ्रिक्शन किसी भी चलती हुई चीज को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो अगर पहियों को रोकने का जो फ्रिक्शन काम करता है, उस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। समझ गए? नाउ आगे हम बढ़ेंगे कि रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब अगर कोई भी चीज वो पहियों के थ्रू चल रही है, अगर कोई भी चीज घूम घूम कर चल रही है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। रोलिंग की वजह से, गोल गोल घूमने की वजह से फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। अब देखो, यहां पर यह बताया गया है कि हम किसी चीज को, ये बैग है, इस बैग में पहिए लगे हैं, तब इस बैग को खींचना हमारे लिए काफी इजी होगा। अब अगर इस बैग में पहिए नहीं लगे होते, हमें इसे डायरेक्टली खींचना होता, तो हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। क्यों? क्योंकि जब पहिए लगे हैं तो फ्रिक्शन कम है, हमें ताकत कम लगानी पड़ रही है। अब अगर पहिए नहीं होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। और यही कारण है कि ऐसे बैग्स, ऐसे आप कह सकते हो जो बड़ी बड़ी अटैची होती है, जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो एयरपोर्ट्स पे लोग लेके आते जाते हैं, उनमें पहिए लगे होते हैं, और इसलिए ये इन बैग्स को खींचना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड? अब आपको समझ में आया
क्यों ऐसा कहा जाता है कि इंसान ने जो व्हील्स की इन्वेंशन की है, इंसान ने जो पहियों का आविष्कार किया है ना, वो अब तक का सबसे खूबसूरत आविष्कार है, वो अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। अगर पहिए ना होते तो सोच लो हमारी जिंदगी कितनी सुनी सुनी होती। हमें कोई चीज ऐसे पहियों पर ना ले आके हमें अगर खींचना पड़ता तब तो पता चलता आपको कि पहिए ना होते तो क्या होता। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे कि सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें हमें ताकत कम लगानी पड़ती है। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को रोल करा के ले आना, किसी चीज को आपने देखा होगा घरों में जब सिलेंडर आता है, सिलेंडर अगर कोई उठा नहीं पाता तो सिलेंडर को हम ऐसे मतलब रोल रोल करके घुमा घुमा के घर के अंदर तक ले आते हैं। क्यों? क्योंकि घुमा के लेके आना, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो थोड़ा कम फोर्स लेता है, और अगर उसी चीज को हमें खींच के लाना होता तो थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगता। ठीक है, तो यही यहां पर बताया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम लगता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज में पहिए लगे हैं तो इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, और किसी चीज में पहिए नहीं लगे हैं तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। समझ गए? स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बैरिंग्स। अब क्या है ना, जो आधुनिक मशीनें आ रही हैं, अब पहले के जमाने में क्या होता था, पहिए नहीं लगते, पहिए मशीन्स में नहीं लगते थे, जिसकी वजह से किसी भी मशीन को खींचना, किसी भी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता था। लेकिन अब क्या है, अब जो आधुनिक मशीन्स आ गई हैं उनमें क्या लगे होते हैं, उनमें व्हील्स लगे होते हैं, बॉल बैरिंग्स का यूज करके पहिए लगा दिए जाते हैं। आप देख रहे हो ये बैग है, इस बैग में पहिया लगा है, इसमें भी बॉल बेरिंग का यूज हुआ होगा। बॉल बेरिंग कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा ही होगा इसे, ये हमेशा व्हील्स के बीच में यूज होता है। समझ गए? और गोल 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 घूमने में मदद करता है। तो यहां पर यही बताया गया है कि जो आजकल आधुनिक मशीनें आ रही हैं, अब उसमें पहिए लगा दिए गए हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले आना काफी आसान हो जाए। कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल bearings between hubs and the axles of ceiling fans एंड बाईसाइकिल्स। आपने देखा होगा जो आपका छत का पंखा है, जो आपके रूम में पंखा लगा है, फैन लगा है, वो गोल गोल कैसे घूमता है? देखो ये है हब्स एंड एक्सल्स। आपने देखा होगा हब्स एंड एक्सल्स इसे ही कहते हैं। ये जो लंबी रॉड दिख रही है आपको, ये वाली जो चीज होती है वो राउंड राउंड गोल गोल घूमती है, तभी तो हमारा जो पंखा है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो ये जो हब्स एंड एक्सल्स होते हैं, हब्स एंड एक्सल्स में बॉल बैरिंग्स लगे होते हैं, और ये बॉल बैरिंग्स पंखे को राउंड राउंड गोल गोल घूमने में मदद करते हैं। हमारे जो साइकिल के पहिए होते हैं उसमें भी बॉल बेरिंग का यूज हुआ होता है, और इसी कारण से हमें साइकिल चलाना काफी आसान हो जाता है। नाउ दिस विल बी द लास्ट आई थिंक पेज ऑफ दिस चैप्टर। बॉल बेरिंग कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी इमेज दिखाया, आप देख रहे हो बीच बीच में छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, और अगर ये जो होल दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा, इस होल में अगर कोई डंडे हम इसमें डाल दें तो क्या होगा, ये जो बॉल बेरिंग है ये गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, तो बॉल बेरिंग का ही यूज करके किसी भी व्हील को, किसी भी पहिए को चलाया जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? ना फ्लूइड क्या होता है पहले ये जान लो। हम जानते हैं हमारे अगल बगल थ्री टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। यही तीन प्रकार की हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें होती हैं वो केवल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकती हैं। चाहे तो वो चीज सॉलिड है, या हो सकता है वो चीज लिक्विड हो, या हो सकता है वो चीज गैस हो। ठीक है, तो गैस और लिक्विड को हम फ्लूइड कहते हैं, साइंस की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसे। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। तुम जानते हो कि जो हवा है वो काफी हल्का होता है और काफी पतला होता है। एट इट exerts फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज हवा को चीरती हुई जा रही है, अगर कोई भी चीज हवा के बीच में से जा रही है, तो वो एयर, वो जो हवा है ना, वो उस बढ़ती हुई चीज के ऊपर फ्रिक्शन लगाता है। जैसे देखो, आपने देखा होगा ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन दिख रहा है आपको, ये एरोप्लेन जब आगे बढ़ता है ना तो इनके पंखों पर काफी ज्यादा दबाव होता है। वो दबाव कौन एक्सर्ट करता है? ये दबाव एयर एक्सर्ट करता है। हम जानते हैं फॉर एग्जांपल हमारा एरोप्लेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे वाली डायरेक्शन में लगेगा। समझिए, आगे चलते हैं कि सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स
exerts force of friction when objects move through them। और इसी तरीके से अगर कोई वाटर है, अगर हमने बाल्टी में भर दिया पानी और इस पानी में हमें डालना हुआ बॉल को अंदर, ठीक है, तो इस बॉल को भी एक फ्रिक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा। वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? वो भी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। आपने देखा है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये बाल्टी है और बाल्टी में रखा है पानी। अगर हम बॉल को अंदर अगर हम बॉल को अंदर डालने की कोशिश करें तो हम फोर्स किस तरफ अप्लाई करेंगे? हम फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे। लेकिन जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो इस चीज को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो इसी को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर किसी चीज को हम गैस या पानी के बीच में डाल रहे हैं तो उस समय जो फ्रिक्शन प्ले में आती है, उस समय जो फ्रिक्शन काम में आती है, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। हम साइंस में गैसेस और लिक्विड्स को एक अलग ही नाम देते हैं जिसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। समझ गए ना? इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हमें एक चीज तो पता चल गई है कि वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। अगर कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? हवा और पानी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हवा या पानी के बीच में से होकर गुजर रही है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक फ्रिक्शन काम करेगा। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। समझ गए? तो फ्लूइड फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। हम फ्लूइड फ्रिक्शन को एक और नाम दे सकते हैं। कौन सा फ्रिक्शन? ड्रैग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। अब देखो, अब कोई भी फ्लूइड है, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, अगर हवा और पानी के बीच में से कोई भी चीज मूव कर रही है तो उस समय उस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी तीन चीज पर? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द फ्लूइड। इन तीनों चीजों के बारे में पहले समझ लो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हवा या पानी में बहुत तेजी से अंदर जाती है तब तो हम कहेंगे कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम लग रहा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी फ्लूइड के अंदर स्लोली स्लोली जाती है तो उस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो स्पीड स्पीड पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अब देखो अपनी भाषा में समझते हैं। कोई बकेट है, आप समझ लो ये बाल्टी है और इस बाल्टी में हमें एक बॉल को अंदर डालना है। अगर हम इस बॉल को तेजी से इस बाल्टी के अंदर डालेंगे तो हम देखेंगे ये बॉल इस बाल्टी के नीचे तक जाके फिर ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस बॉल को धीरे से इसके अंदर डालना चाहेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और ये बॉल पूरा अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ गए? दूसरा किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने एरोप्लेन को देखा है, हवा में एरोप्लेन गुजरता है, हमने देखा ही है। तो भाई देखो एरोप्लेन, अब ये फॉर एग्जांपल ये है एयर, अब इसमें एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा और जो फ्लूइड इस एरोप्लेन के ऊपर, ये जो हवा है इस एरोप्लेन के ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं जो इस डायरेक्शन में लगेगी। समझ गए? अब अगर इस एरोप्लेन की जो शेप है, जो आकार है, वो सामने की तरफ नुकीला है तब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर इस एरोप्लेन का जो सामने वाला हिस्सा है अगर बहुत ज्यादा चौड़ा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो शेप पर भी डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो हवा है वो अगर ज्यादा डेंस है, ज्यादा गहन है, मतलब ऐसे कह लो आप कि आप जैसे देखो दो तरीके के लिक्विड्स हो सकते हैं। जैसे हमारा रोड बनाने के लिए चारकोल का यूज होता है, चारकोल भी एक फ्लूइड ही है क्योंकि वो एक लिक्विड के जैसे ही होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज उसमें भी अप्लाई होती हैं। तो जो चारकोल होता है, अगर चारकोल के अंदर हम बॉल को डालें तो जो चारकोल है वो बहुत ज्यादा गहन होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। और वहीं पर कोई एक ऐसा फ्लूइड जो काफी हल्का हो, जैसे पानी, पानी के अंदर हम कोई भी चीज डालें तो वो आसानी से उसके अंदर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि भैया वो जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है कि वो लिक्विड काफी लाइट है, काफी हल्का है। ठीक है, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड
कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर वहीं पर शेप की बात करें हम, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के बीच में से गुजर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट नुकीला है तब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा और वो ऑब्जेक्ट आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, आपने देखा होगा एरोप्लेन सामने की तरफ नुकीला होता है, क्यों? ताकि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड है, जैसे हवा में अगर कोई चीज मूव कर रही है या कोई चीज पानी में मूव कर रही है, तो उस समय हवा या पानी कितना गजिन है, कितना डेंस है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कम लगेगा कि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर फ्लूइड हमारा काफी डेंस है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और वहीं पर फ्लूइड अगर हल्का है, लाइट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी कम लगेगा। चलो आगे चलते हैं कि इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, ये एकदम बिल्कुल ही आम बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करती है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन, उन्हें एक फ्रिक्शनल फोर्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिस फ्रिक्शनल फोर्स का हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस दे लॉज एनर्जी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी भी फ्लूइड के अंदर जाएगी तो उसे अपना ताकत लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? फ्लूइड के अंदर जाने के लिए जो फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है उसके बॉडी के ऊपर, उस फ्लूइड फ्रिक्शन को हटाने के लिए ना वो ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज करता है। जैसे एरोप्लेन ही, एरोप्लेन हवा में कैसे चलता है? उसमें पेट्रोल, डीजल, किसी भी चीज का तो यूज होता होगा ना, तो एनर्जी लूज होती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अब हमने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन ही है, अगर वो हवा के बीचों बीच से गुजरती है तो बहुत ज्यादा उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अब हमने क्या किया है? हमने जो एयर और लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम उसको अपने हिसाब से शेप देते हैं। सामने की तरफ जैसे एरोप्लेन ही है, एरोप्लेन का जो सामने का तरफ होता है, जो फ्रंट साइड होता है, वो काफी नुकीला होता है। क्यों होता है? ताकि जो फ्रिक्शन है उस पे कम लगे, ताकि जो फ्रिक्शन है वो एकदम मिनिमम लगे, ठीक है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हैंड्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? क्या तुमने कभी सोचा है साइंटिस्ट ने इन एरोप्लेन के शेप्स को कैसे डिजाइन किया होगा? उनके दिमाग में ये शेप कहां से आया होगा? ऑफ कोर्स फ्रॉम नेचर। देखो, नेचर से भाई, भगवान ने पक्षियों को बनवाया, पक्षियों को बनाया है, और आराम से पक्षियां जो होती हैं वो हवा में उड़ सकती हैं, वो पानी के अंदर भी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, वो ज्यादातर जो अपना टाइम बिताती हैं वो फ्लूइड्स के अंदर ही बिताती हैं। जो पक्षियां होती हैं वो हवा में उड़ती हैं, और वहीं जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। तो मछलियों को और बर्ड्स को देखकर इंसान ने क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया। Their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy. इसीलिए ये जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो फ्लूइड के अंदर से गुजर रहा है, जैसे आपने वो सबमरीन देखा होगा। सबमरीन का क्या हम हिंदी में कहते हैं ना, पनडुब्बी। पनडुब्बी जो होता है वो पानी के अंदर भी चलता है, पानी के ऊपर भी चलता है। तो पनडुब्बी को सामने की तरफ से नुकीला बनाया जाता है। क्यों नुकीला बनाया जाता है? ताकि वो पानी के फ्रिक्शन को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, समझ गए? You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in shape and that of a bird? इस एरोप्लेन को देखो, क्या इस एरोप्लेन को देखकर आपको पक्षी के शेप की याद आ रही है? यस, बर्ड के शेप का ही तो ये एरोप्लेन बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड? इन फैक्ट all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. केवल एरोप्लेन की ही बात नहीं है, चाहे कोई भी व्हीकल हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसको इस तरीके से शेप दिया गया है, उस गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि अगर वो हवा में या पानी के बीच में से होकर उसे गुजरना पड़े तो उस समय फ्रिक्शन सबसे कम लगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा है, आई होप, बट वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।